Friends, welcome back after a long gap to Arthashastra Talks. Today, we have with us Mr. Anupam Tiwari, who is the CIO and Chief Investment Officer for Grow Mutual Funds. Anupam ji, welcome. Thank you sir for inviting us here. अनुपम जी, आप स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट के कंसिस्टेंट टॉप 5 फंड मैनेजर में से एक रहे हैं। ईटी मॉर्निंग स्टार के हिसाब से 2020, 2021, 2022 3 बार आपको टॉप 5 फंड मैनेजर्स का रिकग्निशन दिया है। लेकिन 2026 में मार्केट जो दिख रहा है, क्या आज भी वही प्लेबुक चल रही है या कुछ फंडामेंटली मार्केट में चेंज हुआ है? ओके, सो देखिए, जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है हमारे लिए, इंडिया के लिए, वो तो अभी भी इंटैक्ट है, तो उसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। इनफैक्ट वो पिछले 4-5 सालों में और अच्छी मजबूत हुई है, क्योंकि किसी भी कंट्री के लिए उसकी बैलेंस शीट अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो अगर आप देखेंगे कि 2008 के बाद जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद से लेके लगभग 2018-19 तक हमारी बैलेंस शीट बड़ी खराब थी। हाँ। कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट खराब थी, बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट खराब, एनपीएस काफ़ी थे। एनपीएस बहुत थे, और गवर्नमेंट की भी बैलेंस शीट बहुत अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट 2014 के बाद धीरे-धीरे फिस्कल डेफिसिट कम होना शुरू हुआ। लेकिन कोविड के बाद हमने देखा कि हमारी टैक्स बॉयंसी बढ़ी हुँ। और अर्निंग ग्रोथ एक अच्छा आया और बैंकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छा हो गया है। इनफैक्ट बैंकिंग इज़ क्वाइट स्ट्रांग नाउ। क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो अगर आप सारे बैंकिंग सिस्टम के एनपीएस देखें, तो आपको वो नंबर देख के कई बार ऐसा शक होने लगता है कि भाई ये कितने दिन तक इतना अच्छा चलेगा, राइट? बिकॉज़ नंबर इतने अच्छे हैं। हाँ। स्पेशली बैलेंस शीट के जो एसेट क्वालिटी है वो है। और दूसरा क्या है कि अगर आप देखेंगे हमारी शॉक को एब्ज़ॉर्ब करने की क्षमता बढ़ गई है। हुँ, जैसे लगभग 2 साल पहले माइक्रो फाइनेंस में हुँ, एनपीए क्राइसिस हुआ था, यस, लेकिन वो 4 से 5 क्वार्टर में हम उससे उभर के ऊपर उभर आ आए, गए। बराबर, तो ये सब आपको बताता है कि सिस्टम और ज़्यादा रेज़िलिएंट होता जा रहा है, बढ़िया। राइट? प्लस एक सिस्टम की लर्निंग होती है। हुँ, जब आप एक बुरे समय से गुज़रते हैं और लगभग 1 डिकेड ऐसा हुआ, जब हम बहुत खराब समय से गुज़रे, तो पूरा सिस्टम उससे कुछ सीखता है। बढ़िया, तो हाँ। रेगुलेटर ने सीखा, तो हमारे यहाँ आईबीसी आ गया, सरकार हुँ, ने काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी कि सिस्टम को कैसे चलाना है, कंपनियों ने सीखा कि बराबर, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ करना है। तो आज अगर आप देखिए तो कॉर्पोरेट्स का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, वो बहुत ही कम हो बहुत गया है। है। आई थिंक 25 इयर्स लो पे चल रहे या हैं ऑलमोस्ट। क्योंकि बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। तो ये सब वो लर्निंग है। तो अगर आप रेज़िलियंस देखें और स्ट्रेंथ देखें कंपनीज़ की या इकोनॉमी की, तो बहुत अच्छी है। तो बढ़िया। इसलिए हमको ये लगता है कि वो प्लेबुक में ऐसा कोई लॉन्ग टर्म का कोई चेंज नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म में कुछ-कुछ इश्यू साइक्लिकल अप्स एंड डाउन्स हाँ, चलते रहते हैं। उसका कारण ये था कि अगर आप कोविड के बाद से हमारी इकोनॉमी में एक डिफरेंट ट्रैजेक्टरी शुरू हुई थी। और उसका सबसे इम्पोर्टेंट ये कारण था कि थोड़ा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ और गवर्नमेंट का जो कैपेक्स साइकिल था, वो हुँ, बहुत तेज़ी से बढ़ा। सपोर्टेड बाय जीएसटी? जीएसटी कलेक्शंस ने जीएसटी एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट ने थोड़ा फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया था अपना, ओके, हाँ, उस और टाइम पे हाँ, उसको सपोर्ट करने के लिए कोविड के समय इकोनॉमी बराबर, को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 साल बाद के बाद उन्होंने अपना फिस्कल कंसोलिडेशन शुरू किया। तो हम बराबर, उसको कहते हैं फिस्कल ड्रैग। ड्रैग, मतलब ओके। जो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहा था और वो ज़रूरी भी था हेल्थ को मेंटेन हाँ, रखने के लिए। इसके अलावा 2-3 और कारण थे। एक कारण ये था कि यूएस में 2022 के समय हुँ, ये रिसेशन हो जाएगा, ये डिस्कशन चालू हुई चल रहा था, हाँ। और 23 में इस बात ने काफ़ी मजबूती ज़्यादा जो पकड़ ली। मजबूती, तो जब भी आपके यहाँ रिसेशन की कहीं किसी इकोनॉमी में बात होती है, तो सबसे पहले कंपनियाँ वहाँ पे इन्वेंट्री कट डाउन करना चालू करती हैं बराबर है, हाँ। और उसके कारण हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट ग्रोथ में बड़ा असर पड़ा। हुँ, और 2024 में इलेक्शन हुए, हुँ, तो जो कैपेक्स था वो थोड़ा स्लो डाउन स्लो हुआ, डाउन हो उसमें गया, एक हाँ। स्लैक हो गया। कैपेक्स यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग में। तीसरी जो चीज़ थी, अगर आपको याद हो, 2024 में आरबीआई ने पूरा मॉनेटरी सिस्टम काफ़ी टाइट रखा था। हुँ, ओके, लिक्विडिटी भी टाइट थी हाँ, और रियल इंटरेस्ट रेट हाई थे। हुँ, तो उसका भी एक असर पड़ा हर जगह पे। तो उसके कारण एक अर्निंग डाउनग्रेड शुरू हो गई, है बराबर ना? है, तो हाँ। Q2 FY25 से अगर आप देखेंगे तो अर्निंग डाउनग्रेड अर्निंग शुरू डाउनग्रेड हुए। चल रही है, हाँ, लेकिन Q2 FY26 तक आते-आते वो डाउनग्रेड्स मोटे-मोटे खत्म हो गए थे। बराबर, इनफैक्ट इस क्वार्टर के जो नंबर आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं अभी बढ़िया, तक। हाँ, Q1 में इम्पैक्ट आएगा मार्जिन्स का, क्योंकि हुँ, कमोडिटी प्राइसेज़ ज़्यादा बढ़ गई हैं, ऑयल प्राइसेज़ हैव गॉन अप। तो अब देखते हैं कितने दिन तक ये चलता है।
बट ये जितने भी फैक्टर थे जिन्होंने 2024-25 में हमारे लिए ड्रैग क्रिएट किया था, डाउनग्रेड्स क्रिएट किए थे, ये ज़्यादातर सारे फैक्टर अब रिसीड हो रहे हैं। टैरिफ बढ़िया, का भी जो पेन है वो काफ़ी हद तक खत्म हो गया। बढ़िया। 2025 पूरा हाँ, हमारा पूरा निकल गया, उसी टैरिफ में चला गया पूरा। करेक्ट 2025 चला गया था। तो अब धीरे-धीरे ऐसा लगता है एक्सपोर्ट ग्रोथ भी होगी। इंटरेस्ट रेट कट हो चुके हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, थोड़ा ऑयल हुँ, का इम्पैक्ट होगा। लेट्स सी हाउ लॉन्ग इट सस्टेन्स। अगर वन ऑफ है तो ऐसा सिस्टम में बहुत पेन नहीं होगा। बढ़िया, तो अगर आप प्लेबुक की बात करें तो प्लेबुक इज़ स्टिल सेम और बढ़िया। सेम वे और वो देखिए हर 10 साल में ऐसे 2-3 साल होते हैं जब बहुत पैसा बनता है। हाँ, तो वो 2-3 साल हर बार रिपीट नहीं होंगे, बट हाँ, वी विल स्टिल मेक डिसेंट रिटर्न्स। ग्रेट। सर ये जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, ऑयल की वॉलेटिलिटी चल रही है, रूपी 85 से 95 तक चला गया है। ऑल दीज़ थिंग्स इसके साथ-साथ एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.92 करोड़ 1.92 लाख करोड़ एफआईआईज़ ने 2026 में निकाले हैं जो व्हिच इज़ मोर देन व्हाट दे हैड विथड्रॉन इन 2025। तो उसका इम्पैक्ट क्या है और उसके कारण क्या ये टेम्परेरी है या दिस इज़ गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग? ओके। तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि टेम्परेरी है कि लास्ट फॉर लॉन्ग बट हम वी कैन मेक सम एस्टिमेट्स राइट। तो यस। सबसे पहले एफआईआईज़ की गणित समझिए कि ये है क्यों हो रहा है। इंडिया का एक समय जो वेट था इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हुँ, वो लगभग 20% हो गया था पीक में ओके। पोस्ट कोविड। राइट आई थिंक 23 या एमएससीआई 24 इंडेक्स में में, हाँ। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट हुँ, इंडेक्स में। तो जो ग्लोबल मनी है वो इन्हीं बड़े-बड़े फंड्स को दी जाती है एलोकेटर्स के थ्रू हुँ, और जो कि इसी तरीके से बढ़ती है कि या तो इमर्जिंग मार्केट फंड में जाते हैं या इंडिया डेडिकेटेड फंड्स में आते हैं। एक्चुअली 2011 से लेके 20 तक इंडिया में डेडिकेटेड इंडिया फंड्स में पैसा कम आया था। ओके। इमर्जिंग मार्केट फंड्स के थ्रू पैसा बहुत ज़्यादा आया था। ये एक ऐसा समय था जब एक्चुअली इंडिया रिलेटिवली बेटर करता था। तो बराबर। चाइना मार्केट वाज़ नॉट डूइंग हुँ, वेल, अदर मार्केट्स वर नॉट डूइंग वेल, तो इंडिया में इन्फ्लोज़ होते जा रहे थे, आ इंडिया रहा का है, वेट बढ़ रहा था। बराबर। आई थिंक 23 में या कहीं तो 24 में पीक हुआ था हमारा वेट, हुँ, 20% के आसपास हो गया था। लेकिन हमारा जो तो जीडीपी शेयर इज़ नॉट द राइट मैट्रिक्स, बराबर। बट इट गिव्स यू सम इंडिकेशन सम इंडिकेशन, कि यस। यार आप कहाँ पे हो, मतलब आपका वेट और आपका जीडीपी कहाँ पे है। हमारा जीडीपी शेयर पूरे इमर्जिंग मार्केट में तब भी मोटा-मोटा 7 से 9% के बीच में था। बराबर, अभी भी वो 8 से 9% के बीच में है कहीं पे, लेकिन हमारा वेट 20% हो गया था। बराबर। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस एआई चाइना मार्केट डूइंग वेल, हुँ, ये वेट में रीएडजस्टमेंट शुरू हुआ। बराबर। प्लस डेवलप्ड मार्केट स्टार्टेड डूइंग वेल। हुँ, तो 2 कारण हुए, एक तो इमर्जिंग मार्केट खासकर में यूएस। खासकर यूएस इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज़ कम हुए। हुँ, अब तो खैर रिडेम्पशन भी है, पिछले अगर हुँ, कुछ महीनों से देखें तो इमर्जिंग हुँ, मार्केट फंड्स में रिडेम्पशन हो रहा है और फ्लोज़ कम होने के साथ-साथ वेट रीएडजस्टमेंट चालू हुआ हुँ, कि आपको चाइना का वेट बढ़ना है या जो हुँ, बाकी कंट्रियाँ भी जो एआई के हुँ, कारण चल रही हैं, जैसे ताइवान है, कोरिया है, इनका वेट बढ़ने लगा और हमारा वेट कम होने लगा, क्योंकि वो तो फिक्स है, तो एक का वेट बराबर, बढ़ेगा तो एक का वेट कम होगा। उसके कारण सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो रीअलाइन करने पड़े बराबर। और उसमें हमारे यहाँ रिडेम्पशन शुरू हुए। साथ ही साथ हमारे यहाँ अर्निंग ग्रोथ कम हो गया। हाँ, रिलेटिव अर्निंग ग्रोथ जो था, वो तो कम हो ये गया। जो सारी चीज़ों के साथ-साथ शायद ऐसा होता अगर हम भी अच्छे कर रहे होते और वो कंट्री भी अच्छी करती तो हमारा इतना ड्रैग नहीं होता। लेकिन उसी के साथ-साथ ये हुआ कि हमारे अर्निंग जो है डाउनग्रेड शुरू हुए, तो हुँ, एक और उसका भी इम्पैक्ट आया। अभी हमारा वेट 12% के आसपास है, 12% अच्छा। एमएससीआई में हो गया है। ताइवान इज़ नाउ बिगर देन एनीबॉडी एल्स, तो आई थिंक तो ताइवान इज़ 23%, ओह! ओके। चाइना इज़ 20-21%। और अगर आप ऐसा फिर से जीडीपी को इंडिकेशन माने कि 8-9% का हुँ, हमारा 43 ट्रिलियन डॉलर के आसपास इमर्जिंग हुँ, मार्केट का टोटल जीडीपी है ओके, और हमारा आप रफली पकड़ लीजिए 3.6 3.7 ओके। ट्रिलियन डॉलर होगा। तो वी आर समवेयर अराउंड 8-9%। तो अब हम उसके बहुत पास आ गए हैं, जो बराबर है, कि जीडीपी के हिसाब से बहुत ही लेवल पे हो। बहुत होगा तो आप समझिए 11% हो सकता है करीब, बहुत बराबर। खानी बहुत नीचे। लेकिन अगर हमारा अर्निंग ग्रोथ सपोर्ट होने लगेगा, जो हम मुझे लगता है, जो पिछले 2 क्वार्टर के नंबर्स देख के नंबर्स दिखा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हुँ, तो अब ये बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से वर्स्ट ऑफ द एफआई डेस्परेट सेलिंग हम देख चुके ईज़ हैं। अवे। हाँ, तो अच्छा देखिए, बाइंग एंड सेलिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि बराबर, हर ट्रेड में कोई ना कोई तो सेलर होगा। बराबर। आपको अगर शेयर खरीदना है तो किसी को तो बेचना किसी को पड़ेगा। बेचना होगा। तो बायर और सेलर होना ही होना है। कौन है ये डिफरेंट वो चीज़ है। मार्केट में अच्छी वाइब्रेंसी देती है। नहीं, उसके बिना तो ट्रेड ही नहीं ट्रेड होगा ही ना। नहीं होगा। Somebody has to sell, somebody has to buy. Every trade has a buyer and a seller. The question is desperation हुँ,
कि बायर ज़्यादा डेस्परेट है या सेलर सेलर ज़्यादा ज़्यादा है? desperate। जब बायर डेस्परेट होता है प्राइसेज़ ऊपर जाती हैं, जब बड़े सेलर डेस्परेट होता है तो प्राइसेज़ नीचे आती हैं। ब्यूटीफुल एनालॉजी, यस। तो बिकॉज़ ऑफ ऑल दिस कॉम्बिनेशन एफआईज़ वर स्लाइटली मोर डेस्परेट टू सेल, बराबर, ओके। राइट? तो दैट इज़ व्हाई प्राइसेज़ वर गोइंग डाउन। हमारा चूँकि अर्निंग ग्रोथ नहीं हो रहा था एंड दैट वाज़ द रीज़न फॉर डेस्परेशन। तो आई थिंक दैट शुड नाउ मोटा-मोटा इज़ ओवर। दैट सेटल डाउन। डेस्परेशन शुड नॉट बी द केस, क्योंकि अगर एक बार अर्निंग ग्रोथ आने लगता है तो फिर इतना डेस्परेशन होके आपको बेचना नहीं पड़ता है। नाउ ऑफ कोर्स करेंसी इज़ अ बिट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज़ शायद हम करेंसी एंड ऑयल करेंसी एंड ऑयल, तो ऑयल भी एक फैक्टर है करेंसी फैक्टर में, है। क्योंकि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। तो आई थिंक हमने तो देखिए करेंसी में क्या है, 3-4 चीज़ें हैं जो वी हैव टू डू अ लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट ऑफ इट। हुँ, वो जो स्ट्रेंथ धीरे-धीरे आएगी बट शॉर्ट टर्म में हमको ये पेन होगा। तो पहले तो ये होता है कि करेंसी एक तरह से अच्छा नहीं है अगर डिप्रिशिएट होती है। हाँ, एक्चुअली करेंसी डिप्रिसिएशन किसी के लिए अच्छा नहीं है। किसी के लिए अच्छा नहीं, वही। ना तो हमारे लिए अच्छा है, ना फॉरेनर्स के लिए, उनका तो रिटर्न ही उड़ जाता है रिटर्न अगर ही उड़ करेंसी जाता है, हाँ। डिप्रिशिएट हो गई। तो लेकिन अब ये करेंसी डिप्रिशिएट होने से हम बहुत ज़्यादा रोक नहीं सकते क्योंकि उसके कई कारण हैं। एक तो हमारी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, हुँ, राइट? तो मैक्रो पोजिशनिंग, मैक्रो स्ट्रेंथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन करेंसी। हुँ, अच्छा, चूँकि गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट है, हमारी कंट्री के पास कैपिटल कम है, तो हमको फॉरेन कैपिटल चाहिए। तो जब भी वो फॉरेन कैपिटल आती है, तो आपका करेंसी एप्रिशिएट और होता है, हाँ, बट हम रिज़र्व बिल्ड करते हैं तो एप्रिशिएट नहीं होने नहीं, देते। और जब वो बाहर जाती है तो डेप्रिशिएट होता है, एप्रिशिएट होता है। राइट? और उस समय हम उतनी ज़्यादा स्पीड से उसको रिज़र्व को डिप्लीट नहीं कर सकते। तो ये शायद हमको अगले 10-15 साल और झेलना पड़ेगा, जब हमारी टैक्स बेस बड़ा हो जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बहुत कंट्रोल में रहेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट पे काफ़ी कंट्रोल होगा। तो उसके बाद करेंसी वोलेटिलिटी ये खत्म हो जाएगी। बट तब तक ये रहेगा। इट्स चलना नॉट ही। गुड, इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन बट वी हैव टू लिव विद इट। हिस्टोरिकली अनुपम जी, जभी भी टेंशन्स, ग्लोबल टेंशन्स बढ़े हैं, चाहे वो 2008 हो, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हो, 2013 हो टेपर टेंट्रम, या 2020 कोविड, और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया ने अपना डिस्टिंक्ट ट्रेजेक्टरी दिखाया है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस वॉलेटिलिटी इंडियन मार्केट्स हैव ग्रोन। इस बार मगर क्या अलग है कि 1.5-2 साल से मार्केट वहीं के वहीं घूम रहा है, और क्या अलग नहीं है? ओके। तो एक तो देखिए जो हमने डिस्कशन किया कि वो 1.5-2 साल से जो अर्निंग ग्रोथ पे प्रॉब्लम है, दैट इज़ दैट इज कॉज़िंग डिफरेंट। मार्केट टू नॉट गो अप, राइट? क्योंकि इवेंचुअली अर्निंग ग्रोथ इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ मार्केट, स्टॉक 100% प्राइसेज़। स्टॉक प्राइसेस, तो यस। अगर वो नहीं ऊपर जाएँगे तो प्रॉब्लम होगा। और ये हर डिकेड में 2-1 बार होता है। हम्म, ऐसा संभव नहीं है कि कभी भी ये साइक्लिकल स्लो डाउन ना हो। बट हमारा स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इंटैक्ट है। बराबर। और जैसा आपने कहा ना कि हर जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद हमारा एक अच्छा ट्रैजेक्टरी रहा है। उसका कारण ही यही है कि पिछले 20-25 सालों में हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती गई है। हम्म, चाहे वो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल हो, धीरे-धीरे बढ़ रही है। इट्स नॉट आइडियल हम्म, बट बढ़ रही है। हमारी जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज़ है, जो बिज़नेस है हम्म, एटसेट्रा, वो सब में हम काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और हमको और अच्छा करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। और हम्म, मेरे को ऐसा लगता है हम फ्यूचर में अच्छा करेंगे। लेकिन हमारी स्ट्रेंथ बहुत बड़ी है। तो इसीलिए अब हमको कोई भी ग्लोबल क्राइसिस, हाँ, अगर वो एक समय में ख़त्म हो जाती है, हम्म, तो वैसा इम्पैक्ट नहीं करती जैसा पहले होता था। बराबर। एंड बिकॉज़ वी आर बेटर ऑफ। ये क्राइसिस भी अगर अगले 1 आध महीने के अंदर हॉर्मुज़ खुल जाता है, हम्म, हमारी प्रॉब्लम हॉर्मुज़ स्ट्रेट है, हमारी प्रॉब्लम वॉर नहीं है। बराबर। ऐसा हो सकता है कि वॉर चले और हॉर्मुज़ स्ट्रेट ओपन हो जाए। जैसे यूक्रेन का वॉर तो चल रहा है, करेक्ट। मगर तो सीरिया वॉर भी 16 साल चला था, चला 15 था, से हाँ। 16 साल, राइट? तो और ये वॉर भी एक्चुअली बहुत दिनों से चल रहा है, तो हाँ, अभी थोड़ा ज़्यादा एस्केलेट हो गया है, राइट? तो ईरान और अमेरिका और ईरान-इज़राइल वॉर इज़ गोइंग ऑन फॉर वो डिकेड्स, डिकेड्स। राइट? तो अगर ये हो जाता है तो वी कैन टेक दिस शॉक। तो ये शॉक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये शॉक नहीं है, बट वी कैन मैनेज इट। हाँ, अगर 1 आध महीने से ज़्यादा चलेगा तो वी विल हैव सम स्टार्ट हैविंग सम इम्पैक्ट एटसेट्रा। तो द अंडरलाइंग थिंग इज़ कि देखिए शॉक आगे भी आएँगे। हम ऐसा नहीं कह सकते कि शॉक नहीं होंगे आगे जाके। हम्म, इतनी बड़ी इकोनॉमी है वर्ल्ड है हाँ, तो कुछ शॉक ना तो कुछ होते वो रहेंगे। नहीं है। बट इफ यू आर स्ट्रांग यू कैन एब्जॉर्ब द शॉक्स। absorb the shock. So that's we are becoming stronger and stronger. मार्च 25 के नंबर, 26 के भी नंबर्स आए हैं एसआईपी के, 32,000 करोड़, विच इज़ द लाइफ टाइम हाई Yeah. ऑफ एसआईपी। ऐसा मीडिया में ऐसा बोला जा रहा है कि ये एसआईपी एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ट्रैप है, Hmm. क्योंकि एफआईआईज एक साइड बेचते जा रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर खरीदते जा रहे हैं। अभी लास्ट मंथ का भी जितना 1.92 लाख का सेलिंग हुआ Correct. था,
उसमें से उतना ही डीआईआई ने परचेज किया है, डीआईआई और कोई नहीं, म्यूचुअल फंड से और इंश्योरेंस वगैरह अपने अपने इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेक्ट। करते हैं। सो आपका इस पे क्या व्यू है? इज एसआईपी अ ट्रैप, और जो द ग्रोथ ऑफ एसआईपी इज अ ट्रैप, और इज इट्स अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी? ओके, तो देखिए ट्रैप तो कहीं से नहीं है। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, आपको खरीदनी है तो समबडी हैज़ टू सेल इट, राइट? हाँ। एंड तो आप कभी भी ये कह सकते हैं, तो जैसे आप कोविड के समय भी, कोविड के पहले भी कह सकते थे कि जब कोविड में बाजार गिरा कि भाई कोविड के पहले जो खरीद रहा था वो ट्रैप था। आपने किसी को एग्जिट दे दिया, जो 10 साल में पैसा बना। सो लेट्स से जिसने 2011, 12, 13 में पैसा डाला, बराबर। तो शुरू में तो 4-5 साल कुछ नहीं बना, राइट? लेकिन फिर अच्छे पैसे बने, अच्छे रिटर्न आ गए। तो आप ये भी कह सकते हैं कि उस समय जो बेच रहा था आप उसको एग्जिट दे रहे थे, हाँ। आप ट्रैप में बराबर फँस है। रहे थे, राइट? तो ये चीज़ें बड़ी कॉन्टेक्सचुअल हैं। हमको ये देखना है। अच्छा देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एसआईपी कोई गारंटी नहीं है कि आप इससे सबसे ज़्यादा पैसे बनाएँगे। बराबर, इट्स जस्ट एवरेजिंग बेटर होगा। नहीं देखिए, एसआईपी का जो लॉजिक था वो कई चीज़ें थी, कि वो उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, इट्स एक लॉजिक नहीं है। जब शुरू में म्यूचुअल फंड शुरू हुए, अगर आपको याद हो, आप लोग तो पहले यस। से करते आए हैं, तो पहले केवल इंश्योरेंस होता था, फिर यूएस 64 आया, राइट? और उसके यूएस 64 में लोगों का एक्सपीरियंस बड़ा खराब था, खराब था। तो लोग बाजार में इन्वेस्ट करने से बहुत डरते थे। डरते थे। तो एसआईपी इसलिए आया कि आप उस इन्वेस्टमेंट डिसीजन को ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो। कि आपको 1 लाख रुपए नहीं डालने हैं, आपको 5,000 रुपए डालने हैं, 5,000 रुपए पर मंथ डाल दो, हाँ। राइट? तो आपके लिए डिसीजन मेकिंग आसान हो गई। यस। तो जिससे धीरे-धीरे आपको कम्फर्ट आएगा, क्योंकि अब आपका एक्सपोज़र कम हो रहा है, वो धीरे-धीरे हो रहा है, आपके कंट्रोल में है। बराबर। दैट वाज़ फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। सेकंड ऑब्जेक्टिव वाज़ कि आप डिसिप्लिन बन जाओ, आपको डर भी नहीं लगेगा, तो आप धीरे-धीरे करोगे और आपका एक्सपीरियंस 2 साल, 3 साल अच्छा रहेगा, तो आप बोलोगे यार करते रहो इसको, बराबर। राइट? तो धीरे-धीरे आपका एक्सपोज़र बढ़ेगा। और चौथा ये था कि आपको वोलेटिलिटी का फ़ायदा होगा, ऑब्वियसली है ना? रूपी कॉस्ट क्योंकि एवरेजिंग। इंडिया मार्केट हैज़ ऑलवेज़ बीन वोलेटाइल। हाँ, एंड राइटली सो, क्योंकि हमारा थोड़ा फिस्कल और मैक्रो सिचुएशन उतना अच्छा नहीं रहा है पहले। तो ये ऑब्जेक्टिव था कि आपको वोलेटिलिटी से डर ना लगे, राइट? ये सारे मिलके ऑब्जेक्टिव थे। रिटर्न कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था, हाँ, रिटर्न कभी नहीं था, हाँ। क्योंकि देखिए अगर पिछले 20 सालों में मार्केट ऊपर गया है हम्म। मोटा-मोटा, तो आप एक बेसिक थंब रूल लगाइए, तो एसआईपी से तो आपका लॉस हुआ है। हाँ, लमसम तो हमेशा लमसम ने फायदा होता है, हैज ऑलवेज डन राइट? बेटर। बट वो इन्वेस्टर बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर का बिहेवियर तो 20 साल रुकने का नहीं है। बराबर। वो परेशान होता है, तंग होता है, उसको बेचैनी होती है। तो उसके लिए एसआईपी किया गया। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है कि एसआईपी का ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें मिला के एसआईपी का ऑब्जेक्टिव बनता है। बराबर। नाउ कि ये ट्रैप है कि नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टर को अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि उसके लिए एसआईपी बेटर है या एसटीपी बेटर है या लमसम बेटर है। दूसरा क्या है कि इंडियन इकोनॉमी में वो सारे पोटेंशियल हैं, हम्म, जो अगले 10 से 20 सालों में अच्छा करने के लिए ज़रूरी है, बढ़िया। राइट? ओके। वो सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे पैरामीटर हैं। अब वो हर समय तो एक जैसा नहीं रहेगा, आपको बीच-बीच में कुछ खराब समय भी आएगा, बट इट्स ओके, वी आर सेलिंग थ्रू इट इन अ मच बेटर वे एज़ कंपेयर्ड टू हिस्ट्री। देखिए, हम लोगों ने 2000-2001 देखा है, 2001 के बाद का सिचुएशन देखा है, हाँ, हम लोगों ने 2008 से 10 का 10 का सिचुएशन देखा है, सीनरी देखा है। फिर हमने 11, 12, 13 देखा है, राइट? अभी तो लोग यकीन नहीं करेंगे कि लिक्विड फंड में भी लॉस हो गया था, हाँ। राइट? यस। यस। 2013 जब 13 में, हाँ, टेपर टेपर टेंट्रम में, हाँ। हाँ, सुब्बाराव जी ने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे ओवरनाइट हम्म, 2% से, तो लिक्विड फंड में भी लोगों को समझाने में इतनी मुश्किल हो गई थी, हाँ। है ना? हम लोगों ने वो भी समय देखा है कि जब इंडिया में बहुत ही रिनोन्ड बैंक्स के सीडीज़ 40-40% डिस्काउंट पे मार्केट में ट्रेड हो गए बिक थे, रहे थे, हाँ। राइट? दैट वाज़ लाइक क्राइसिस, रियल क्राइसिस, सब कुछ जैम हो गया था। तो नाउ वी आर फार बेटर सिचुएशन, और हमारी स्ट्रेंथ बड़ी अच्छी है अभी, हम्म, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, कैपेबिलिटी, क्वालिटी वाइज़, द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज़, अपॉर्च्युनिटी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर आपके पास लॉन्ग टर्म व्यू है, हम्म, तो आपको कोई बहुत बड़ा ऐसा पेन होने वाला है। इक्विटी इज़ अ लॉन्ग टर्म एसेट क्लास। आप 5, 10 साल, 15 साल के व्यू से लेके इन्वेस्ट करिए। हर साल पैसा नहीं बनेगा। बराबर, मगर ये बिल्कुल सत्य है। हाँ, इसको वो तो कोई डिनाई नहीं। 100% है उसमें तो। और देखिए, लीनियर ग्रोथ तो होनी नहीं है। नहीं हो सकती। जब भी आप कोई स्टॉक खरीदेंगे, समबडी विल सेल इट। यस। नहीं तो आपको स्टॉक नहीं मिलेगा। बराबर। हर बार तो आप नया कैपिटल नहीं क्रिएट कर सकते ना। बराबर। तो आपको 10 साल में 3 साल हमेशा ऐसा लगेगा कि आपने उसको एग्ज़िट दे दिया बराबर। और आप फँस गए। यस। ये नेचुरल है, इसका आप कुछ नेचुरल नहीं है। कर सकते। बढ़िया।
इसी क्वेश्चन को थोड़ा और आगे लेते हैं। इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई आज एसआईपी स्टार्ट करता है, हुँ, हुँ। तो एफआईएस के फ्लोज़ के बीच, आउटफ्लोज़ के बीच क्या उन्हें एग्रेसिव होना चाहिए या लमसम करना चाहिए? क्योंकि ओके। आज से अगले 10-15 साल का व्यू अगर लेते हैं हम, हुँ, हुँ। तो उन्होंने करेक्ट। किस तरह से हुँ, हुँ। इन्वेस्ट करना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि म्यूचुअल फंड में ब्रॉडली अगर मैं सोचूँ, आप लोग या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र इसके बारे में ज़्यादा बेहतर कर सकता है। क्योंकि हम लोग तो फंड साइज़ में हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम सोच पाते हैं। हुँ, हम पोर्टफोलियो पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचते हैं। कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप टाइम होराइज़न पहले सेट करें। हुँ, किसी भी म्यूचुअल फंड के प्रोडक्ट में टाइम होराइज़न सही होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, पूरे इक्विटी मार्केट में आप कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, राइट? यस, कंपाउंड कंपाउंडिंग में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो टाइम। हुँ, तो जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है कंपाउंडिंग आपकी और कंपाउंडिंग बेहतर ज़्यादा होती जाती है। तो आपको पहले टाइम होराइज़न सही होना बहुत ज़रूरी है। मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी करिए, डज़न्ट मैटर, राइट? तो आप जैसे मेरा ब्रॉडली ये जो रूल हुँ, है मेरा, अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हुँ, किसी भी मोड से, आप 8 से 10 साल के व्यू से करिए। बराबर, आप मल्टी कैप कर रहे हैं, मिड कैप कर रहे हैं, 5 ईयर 5 प्लस। इयर्स प्लस हाँ, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप कर रहे हैं 3 टू 5 ईयर। बराबर, 3 ईयर से नीचे आप हाइब्रिड हाइब्रिड करिए जो थोड़े बराबर, सेफ प्रोडक्ट है। बराबर, प्योर इक्विटी लेस देन 3 ईयर इज़ नॉट गुड, नॉट गुड। राइट? तो ये ब्रॉड थॉट प्रोसेस है। अब आप अपने कैश फ्लो और आपका बाजार को ऊपर-नीचे देख के कितनी आपके दिमाग में वोलेटिलिटी होती है, उसके हिसाब से करना, उसके हिसाब से आप एसआईपी या लमसम करिए। बराबर, और ये बड़ा फेयर चीज़ है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 40% भी गिर जाए कोई असर नहीं होता। हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनको 5% हाँ, में 5% तकलीफ में भी होती है। तकलीफ होती है। तो ऐसे इन्वेस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको मानसिक त्रास दे दे, है ना? तो मेंटल भी खुशी होनी नहीं, चाहिए नहीं, वहाँ पे मेंटल अंदर। पीस इज़ समथिंग व्हिच इज़ करेक्ट। वेरी नेसेसरी। हाँ। तो आप अपने हिसाब से करिए, अपने हिसाब से समझ के करिए। और आजकल चूँकि सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है, एवरीथिंग है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सोचना कि हम प्रॉफ़िट मैक्सिमाइज़ कर लेंगे, हुँ, हुँ, तो ऐसा कोई मेथड नहीं है। हुँ, बराबर, बाज़ार चल गया तो आपको एसआईपी में लॉस है, बाज़ार गिर गया तो आपको एसआईपी में फ़ायदा है। फ़ायदा है। तो वो डिपेंड करता है समय पे। आपको जो कम्फ़र्ट लगे, आपका जो कैश फ्लो है, आपका जो रिस्क एपेटाइट है, आप उसके हिसाब से काम करिए, वो बढ़िया। बेस्ट है। बाज़ार सोच के मत करिए, क्योंकि बाज़ार क्या होगा किसी को पता नहीं है। अनुपम जी, आप इसमें ग्रो में आप मल्टी कैप फंड मैनेज कर रहे हैं। नॉर्मली हमारे पास बहुत से इन्वेस्टर्स का ये आता है फ्लेक्सी कैप और मिड मल्टी कैप में फ़र्क करेक्ट, क्या है? लास्ट मंथ अगर हम लोग देखें तो लास्ट मंथ फ्लेक्सी कैप फंड्स में 10,000 करोड़ का करेक्ट। इनफ्लो आया था। उतना उससे कुछ भी परसेंटेज कम बोल सकते हुँ, हैं हम लोग मल्टी कैप में हुँ। आया था, काफ़ी कम आया था। सो व्हाई शुड समबडी व्हाट शुड बी समबडीज़ चॉइस मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप एंड व्हाई? ओके। तो देखिए फ्लेक्सी कैप्स के साथ अच्छी चीज़ क्या है ना कि वो पुराने खिलाड़ी हैं। हुँ। फ्लेक्सी कैप फंड्स की हाँ, लॉन्जेविटी पुरानी ज़्यादा है। इतिहास काफ़ी लंबा हाँ, है। उनका इतिहास काफ़ी लंबा है, लोगों का उनसे एक एफिनिटी है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, एक परफॉर्मेंस है, हाँ, जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। तो व्हिच इज़ 100%। ओके, व्हिच इज़ गुड। मल्टी कैप कैटेगरी बाद में आई। हुँ, बहुत सारे लोगों ने तो काफ़ी पिछले 3-4 सालों में लॉन्च किया बहुत से है। लोगों ने हाँ, और इसलिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड, थॉट प्रोसेस बनने में टाइम टाइम लगता है लग रहा आपको समझाने में। बट मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, अगर आपके पास टाइम होराइज़न है, तो 5 ईयर प्लस अगर आप हो, तो मल्टी कैप कैन बी अ बेटर प्रोडक्ट देन फ्लेक्सी कैप। है। ओके, प्रोवाइडेड कि फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप एलोकेशन कैसा होता है। बराबर, जनरली हमने देखा इंडस्ट्री में लार्ज कैप एलोकेशन ज़्यादा है, ज़्यादा होता है, हाँ। फ्लेक्सी कैप में मिड एंड स्मॉल ज़्यादा होता है। मेरा ऐसा मानना है, मेरा व्यक्तिगत बिलीफ है कि अगले 10 सालों में हम मिड एंड स्मॉल कैप में ज़्यादा पैसे बनाएँगे। अच्छा, ओके, तो मल्टी कैप में फ़ायदा क्या है कि आपके पास एक मिनिमम एश्योर्ड एलोकेशन है, 25% का जो आपको स्मॉल रखना कैप ही में है, हाँ। करेक्ट? तो अब आप फंड मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचिए। हुँ, देखिए क्या है, सिर्फ इन्वेस्टर नहीं, फंड मैनेजर को भी डिसिप्लिन चाहिए होता है यस, ना। हाँ, तो चूँकि आपको 25 रखना है मिनिमम हुँ, तीनों कैटेगरी हुँ, में, तो फंड मैनेजर के लिए भी एक डिसिप्लिन है हाँ, और उसको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। बराबर है, फ्लेक्सी कैप वाले को उतना ज़्यादा वो नहीं सोचना पड़ता है, बराबर है, राइट? और मार्केट टाइमिंग मेरे हिसाब से संभव नहीं होती। बराबर। ये सब कहने में बड़ा आसान लगता है, हाँ, मगर टाइमिंग नहीं कि हो वो सकती है। टाइमिंग होती नहीं है। अगर होती तो हम लोग शायद वही कर रहे होते। तो मल्टी कैप का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपको एक एश्योरेंस एलोकेशन मिलता है। दूसरा क्या होता है जो मैंने व्यक्तिगत तौर पे देखा है कि अगर आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन में आपको कोई कंपल्शन सेट कर दिया जाए हुँ, कि आपको ये करना ही पड़ेगा, हुँ, तो बाहर वाले को लगता है कि ये कंस्ट्रेंट है। बराबर है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अब मैं इस कंस्ट्रेंट को अपने फ़ेवर में कैसे यूज़ कैसे करूँ? करूँ? हाँ, तो मैं उसको यूटिलाइज़ करने लगता हूँ। बराबर है।
कई बार वो कंस्ट्रेंट नहीं होता है तो आप उस पे ध्यान नहीं देते हैं। हम्म, तो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर स्मॉल कैप में आपका कंस्ट्रेंट है तो आप ये सोचने लगते हो कि यार स्मॉल कैप में मैं कैसे अल्फ़ा जनरेट कर लूँगा? बराबर। तो आप उस पे ध्यान देते हो हाँ, कि वो यूनिवर्स करना कहाँ ही है, है उसमें तो करना है तो कैसे करें इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, मिड कैप भी डालना है इतना। हम्म, तो और आप उसको कंपटीशन भी है। करेक्ट तो 10। ऑप्टिमाइज़ करने लगते हो हाँ, आप। कई बार फ्लेक्सी कैप में क्या होता है जब आपके ऊपर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो आप कोई चीज़ें मिस कर जाते हो बराबर। और ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज़ों के कारण लेकिन 5 ईयर कम टाइम होराइज़न में आई थिंक हायर लार्ज कैप एलोकेशन इज़ बेटर। बेटर। तो उस उसके केस उस टाइम में पे फ्लेक्सी फ्लेक्सी इज़ कैप बेटर। अच्छा है, हाँ, और 5 साल से ज़्यादा समय हो तो तो मल्टी मल्टी कैप। कैप अच्छा है। राइट। प्रोवाइडेड फ्लेक्सी में लार्ज कैप एलोकेशन ज़्यादा रहे। तो अगर आपने फ्लेक्सी ऐसा चलाया जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप ज़्यादा हो हाँ, गया तो तो ये फिर थ्योरी वो भी वो गलत हो जाएगी। गलत हो जाएगा। अनुपम जी, आप स्मॉल कैप में भी आपकी मास्टरी है। जी। एक्सिस के इसमें आपने बहुत बढ़िया स्मॉल कैप फंड चलाया था। सो और स्मॉल का अभी ग्रो का भी आपका स्मॉल कैप फंड का अभी एनएफओ लॉन्च हुआ है। और व्हाट डू यू थिंक इन्वेस्टर्स ने स्मॉल कैप को किस नज़रिए से देखना चाहिए? क्योंकि मल्टी कैप की तो बात हो गई, मगर स्मॉल कैप को किस तरह से देखना चाहिए? क्या स्मॉल कैप हर इन्वेस्टर प्रोफाइल के लिए काम का है, या कुछ इन्वेस्टर्स ने उसको कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए? ओके। तो पहले तो ये कि किसको नहीं करना चाहिए स्मॉल कैप। तो देखिए जिसके पास तो अगर आप जो पैसा स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, हुँ, अगर आप उसको 10 साल के लिए छोड़ नहीं सकते हैं, हुँ, तो आपको स्मॉल कैप फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए। बराबर है। दैट्स माय व्यू कि आपको 10 साल का टाइम देना पड़ेगा क्योंकि छोटी कंपनियों को बड़े होने में बड़ा टाइम लगता है। हुँ, कई बार भाव जल्दी बढ़ जाता है, हुँ, लेकिन कंपनी को बड़े होने में टाइम लगता है। हुँ, सो दैट्स वन इश्यू, राइट? सेकंड कि आपको वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए। बराबर है। एवरेज स्मॉल कैप इवन अ डिसेंट गुड फंड वो जो मतलब जिसको हम बोलते हैं ना टॉप क्वार्टाइल फंड हुँ, जो अच्छे फंड मैनेजर्स मैनेज कर रहे बराबर, हैं, वो भी 20-25% गिर सकता है। बराबर है, वो तो वो कभी-कभी ड्रॉडाउन ऐसे। होते हैं। हुँ, तो जिसको वोलेटिलिटी झेलने की क्षमता हो वही उसमें इन्वेस्ट करे और जिसके बाद टाइम होराइजन, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है करने की। वो आपको कष्ट ज़्यादा देगा और फिर क्या होता है कि जब लॉस होता है तो आपको जो मेंटल पेन पेन होता होता है ना, है वो ना? उससे आपके बाकी डिसीजन भी खराब होने खराब हो लगते हैं। जाता है। तो इट गिव्स यू डबल काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो ये हो गई बात कि इन्वेस्टर को कैसे सोचना है। दूसरा कि स्मॉल कैप क्यों करना चाहिए, हुँ, राइट? तो देखिए कोई भी इकोनॉमी जब बड़ी होती है, आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, डेफ़िनिटली। तो बहुत सारे नए बिज़नेसेस क्रिएट होते हैं, हुँ, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होता है। हुँ, अ, आपके जो सेगमेंट में आप हो वो चेंज हो जाता है, नए प्रोडक्ट, नए सर्विसेज़ आप कंज़्यूम करते हो। हुँ, जैसे जब आप लोग यंग रहे होंगे या हम लोग जब यंग थे बराबर, तो फिजियोथेरेपिस्ट नाम का कोई जीव नहीं होता था बराबर जीवन है। में हमारे, बर है ना? अब तो हर जगह होता है, हर तीसरे महीने में फिजियोथेरेपिस्ट ढूँढना पड़ता है। तो ये सब पर कैपिटा इनकम बढ़ने के कारण है। करने लगा। तो नई-नई कंपनियाँ आएँगी, नए-नए बिज़नेसेस क्रिएट होंगे और बड़ी कंपनियों के भी बिज़नेस को नए तरीके से करने के बिज़नेस आएँगे, बराबर। राइट? और उनको चैलेंज करेगा कोई ना कोई। भई बड़ी कंपनियाँ कई बार ब्यूरोक्रेटिक हो जाती हैं, उनमें हुँ, इनोवेशन कम हो जाता है। ये सिंपल है, ये दुनिया में हर जगह होता है, बराबर है। राइट? तो जैसे जो हम बोलते हैं चैट जीपीटी, हुँ, तो उसमें जो टी है उसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। हुँ, वो एक्चुअली गूगल ने बनाया था। अच्छा, ओह! हाँ, ओके, उसका जो पूरा इनोवेशन जो काम हुआ था, वो गूगल में गूगल हुआ ने। था, बट गूगल पुरानी कंपनी है। हाँ, तो उनको लगा ये काम की चीज़ नहीं है। बट फिर ओपन एआई आया, उनने बोला कि ये बहुत काम की चीज़ है, अब उसी पे पूरी दुनिया भाग रही है, राइट? तो ये होता है, हर लार्ज कंपनी के अंदर एक बिट ऑफ ब्यूरोक्रेसी आती है, हुँ, इनोवेट करना, निम्बल फुटेड होना, लॉस लेना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो नई कंपनियाँ आती हैं, नए बिज़नेसेस क्रिएट होते हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ आते हैं। आप जीवन के बारे में नए तरीके से सोचते हो। हुँ, तो ये स्मॉल कैप का बेसिक फंडामेंटल कारण है, ये दुनिया में हर जगह होता है। बराबर। अमेरिका में भी ऐसे ही हुआ है। ऑटोमोटिव कंपनियाँ वहाँ पे बहुत सारी थी, हुँ, बट ईवी बनाने के लिए टेस्ला सबसे पहले आया, बराबर, राइट? व्हिच इज़ इट स्टार्टेड एज़, मे बी स्टार्टेड एज़ अ इतनी स्मॉल। बड़ी इकोनॉमी में, हाँ, राइट? जो हम इनोवेशन ड्रिवन ये सब बोलते हैं, उस इकोनॉमी में भी एक स्टार्टअप आया जिसने बोला कि बराबर, भाई इलेक्ट्रिक कार इज़ द नेक्स्ट थिंग, बराबर। राइट? तो इंडिया में भी ऐसा होगा और हो रहा है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। ये एक फंडामेंटल रीज़न है। अब दूसरा कि स्मॉल कैप में आप पैसे कैसे बना सकते हो? क्यों हुँ, बना सकते हो? ट्रेडिशनली स्मॉल कैप के इंडिया में 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम थे, हुँ, जो अब धीरे-धीरे सॉल्व हो रहे हैं एंड दैट इज़ द बिगेस्ट फंडामेंटल रीज़न टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप्स। ओके, वो है स्मॉल कैप कंपनीज़ के 3 सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं। बराबर, द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ एक्सेस टू टैलेंट। टैलेंट, हाँ, किसी भी टैलेंटेड लोग नहीं मिलते हैं हाँ, कंपनीज़ के लिए, हाँ, किसी भी कंपनी को ग्रो करने के लिए कैपेबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है। बराबर है, कैपेबिलिटी ब्रिंग्स ग्रोथ। ग्रोथ, कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए आपको टैलेंट चाहिए। टैलेंट चाहिए।
तो पहले क्या होता था इंडिया में कि एक तो टैलेंट की कमी थी। वो रैट रेस उसी में होता था कि टैलेंट चाहिए या करेक्ट। तो अब टैलेंट की कमी है तो जो अच्छा टैलेंट है वो पहले बड़ी कंपनियों कॉस्टली में जा होता रहा है। था और कॉस्टली भी कॉस्टली तो होता था। आता ही नहीं था। आता ही नहीं था। छोटी कंपनी में कोई क्यों जाएगा? अगर आप 25 साल पहले कोई बच्चा अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ रहा है, हाँ, तो वो तो तो उसका पहला प्रेफ़रेंस है कि बाहर जाना है। बाहर बाहर जाना है या फिर बड़ी कोई कंपनी में। दूसरे अब एमएनसी में जाना है, हुँ, तीसरा इंडिया की किसी बड़ी कंपनी हुँ, में काम करना है, राइट? तो वो भाई ब्रांड हो जाता था कि बच्चा हुँ, इस कंपनी में काम करता है। पिछले 20-25 सालों में वो चीज़ें चेंज हो गई हैं। बराबर माइंडसेट तो भी अब चेंज हुआ है। हाँ, एक तो टैलेंट अवेलेबिलिटी बढ़ गई है हुँ, कि अब आपके पास ज़्यादा इंजीनियर्स हैं, बराबर, ज़्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ज़्यादा एमबीएज़ हैं। प्लस बड़ी कंपनियों ने एक बहुत बड़ा टैलेंट पूल ट्रेन करके खड़ा कर दिया है। बराबर। जिसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, वो रिस्क लेना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है, छोटी कंपनियों में काम हुँ, करना चाहता है। जो छोटी कंपनियाँ हैं, वो भी चेंज हो गई हैं। जो पहले हुँ। थोड़ा लालाजी टाइप कल्चर होता था, हाँ, वो भी वो चेंज हो वो डिफरेंट भी हो रहा है, प्रोफेशनल होते जा रहे प्रोफेशनल होते जा रहे हैं, स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो बच्चे उनमें जाना चाहते हैं। तो जब-जब ये टैलेंट आता है और वो मेहनत करता है, काम करता है, तो वो ग्रोथ क्रिएट करता है, कुछ ना कुछ बना लेते हैं। देन सेकंड इज़ एक्सेस टू कैपिटल कि आपके पास कैपिटल लाने के लिए बहुत कम सोर्स थे। बराबर। इनफैक्ट 2009-10 से लेके जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उसके बाद से लेके 2019 तक, हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ा पेन हुआ, हुँ, वो था प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल। हुँ, बैंकिंग सिस्टम की हालत खराब थी। जो प्राइवेट बैंक हैं उस समय वो बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट बैंकिंग हुँ, करते नहीं थे। फिर एनबीएफसी क्राइसिस भी हुई थी हुँ, 18-19 में। तो छोटी कंपनियों को स्पेशली कैपिटल मिलता ही नहीं था। बराबर। डेट नहीं मिल रहा था, इक्विटी भी नहीं मिल रहा था, मार्केट भी बहुत अच्छा नहीं था। और वो क्वालिटी का ज़माना था कि आप केवल क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते थे। हाँ, तो अब वो भी चेंज हो गया है। चेंज हो रहा है। तो प्राइवेट इक्विटी की कल्चर है। आपने भी देखा होगा कि अब लोग अनलिस्टेड कंपनी में बहुत इन्वेस्ट बहुत करना लोग इन्वेस्ट चाहते कर हैं, रहे हैं। हाँ, क्योंकि 10 साल का ऐसा एक्सपीरियंस है कि यार इसमें अच्छा हाँ, रिटर्न बन सकता है। पैसा बनता है। तीसरी चीज़ होती है एक्सेस टू मार्केट हुँ, कि आपने सब कर लिया बट आपके पास मार्केट में मार्केट ही एक्सेस नहीं नहीं है, है, लिक्विडिटी नहीं है। लिक्विडिटी नहीं है। तो इंडिया में डिजिटल आने के कारण मार्केट बहुत एक्सेस बड़ा फ़र्क बहुत पड़ा। अच्छा फ़र्क पड़ गया है। 100% एग्री। तो पहले हमको ये सिखाया जाता था जब हम लोगों ने अपना करियर शुरू किया था कि इंडिया की जो टॉप कंज्यूमर कंपनी है, उनका मोट क्या है? तो प्रोडक्ट वगैरह मोट नहीं था। मोट था डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन। कि भाई 4 लाख दुकान में इनका सामान रखा हुआ है। हाँ, ये मोट है और कोई और घुस नहीं सकता। डिजिटल आने से वो मोट बहुत ज़्यादा पूरा पूरा चैलेंज हो गया चैलेंज हो गया। है। क्योंकि अब आप इंडिया के किसी भी कोने में 100-200 रुपए देके कुछ भी पहुँचा कोरियर से सकते भेज हैं। सकते हो, हाँ, कुछ राइट? भी पहुँचा कुछ भी सकते हो। पहुँचा सकते हो, ऑनलाइन आप चीज़ें भेज सकते हो। बहुत सारी ऐसी इंडिया में कंपनियाँ हैं जो केवल ऑनलाइन एग्ज़िस्ट करती ऑनलाइन हैं, कर रही हैं। राइट? तो ये सब यस। इसी कारण से हुआ है। तो ये जो 3 कारण है प्लस ऐसे ही फॉरेन के कारण हुआ है। फॉरेन में जो हुँ, मार्केट एक्सेस है, वहाँ पे भी हम लोग को बड़ा फ़ायदा हुआ है। शुरू में जो फार्मा इंडस्ट्री ने और आईटी इंडस्ट्री ने काम किया, उसके कारण इंडिया का एक अच्छा ब्रांड इमेज बना है। ब प्लस अब जब कैपिटल आ रही है, हम कैपेसिटी बना पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, तो फॉरेन मार्केट एक्सेस भी हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बराबर। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है अगले 10-20 सालों में मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में हमारे यहाँ बहुत वॉव! बड़ी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होगी। मैन्युफैक्चरिंग सबसे बड़ा गैप है अपना। हाँ, और बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी क्रिएट होगी। वाह! क्योंकि ओके। सही बात है, चाइना इज़ अ वेरी वेरी ह्यूज, ह्यूज। वर्दी एंड वेरी बिग बेहेमॉथ। हुँ, बट दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी कस्टमाइज्ड होती हैं हुँ, बराबर है। एंड देयर वी कैन चैलेंज। वी हैव अ राइट टू विन। जैसा हम लोग ने ये कोविड में हम लोग ने ये करेक्ट, अपना करेक्ट। बहुत सारी ऐसी वैक्सीन चीज़ें हैं। बनाई थी। हाँ। हाँ, तो जहाँ पे वॉल्यूम है, मास लेवल पे एक बहुत हुँ, बड़ा स्केल पे आपको अभी काम करना डिफेंस है। में भी हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। करेक्ट, क्योंकि डिफेंस बहुत कस्टमाइज़ होता है, हुँ, ट्रस्ट चाहिए, सर्विस चाहिए। तो जहाँ कस्टमाइज़ेशन है, वी कैन डू अ गुड जॉब, वी कैन एट लीस्ट गिव अ गुड फाइट। हुँ, और वो हमको दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो ये तीनों चीज़ें, ये तीनों प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। एक्सेस टू टैलेंट, एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस टू कस्टमर। मेरे हिसाब से एक्सेस टू टैलेंट इज़ द मोस्ट प्रोफाउंड रीज़न। अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है, आप अच्छी कैपेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, हुँ, तो बाकी सारी चीज़ें धीरे-धीरे दे फॉल इन प्लेस। बराबर है। तो वो हो जाता है और वो चीज़ हमको दिख रही है होते हुए। तो इसलिए आपको फंडामेंटली पॉज़िटिव होना चाहिए स्मॉल कैप्स के लिए, लेकिन ब उसमें रिस्क भी है। रिस्क भी है, वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। वोलेटिलिटी है, टाइम लगता है, फेलियर बहुत होते हैं। छोटी कंपनी को बड़ा बनाना आसान नहीं है। आसान नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ फेलियर्स, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है। मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आप बहुत सारे लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, बड़े लोगों को, हुँ, सो देयर इज़ अ रिस्क। एंड ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ना, आपको हर चीज़ करनी हाँ, है, टैलेंट, कैपिटल, एग्ज़ीक्यूशन, आप फेल हो जाते हो, तो टाइम लगता है कई बार। बट इफ you take a long term view, if you do good selection of stocks, sectors, हुँ, etc., you can make good return. ग्रेट। इसी को थोड़ा और आगे लेते हुए कुछ ऐसे बिजनेसेस इंडिया में विदाउट नेमिंग द कंपनीज इफ यू कैन सी अबाउट स्मॉल कैप्स व्हिच आर व्हिच यू थिंक कुड बी
आर द आउटलाइनर्स, या कोई ऐसे बिजनेसेस जिसका आप एग्जांपल दे सकते हो? ये बहुत सारे जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट जैसा मैंने कहा आपको, हम्म, तो अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे यूएस में डेटा सेंटर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो बहुत सारी इंडियन कंपनीज़ है जो वहाँ के लिए चीज़ें सप्लाई कर रही हैं, राइट? ओके, प्लस जैसे एरोस्पेस इंडस्ट्री अगर आप लीजिए, तो एरोस्पेस के हम बहुत बड़े कंज्यूमर हैं। बराबर। हमारे पास बहुत अच्छी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी है। हम्म, पिछले 20-25 सालों में हमने बहुत अच्छी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी बनाई है, वाह, ओके, राइट? तो अगर आप देखें अभी तो बहुत सारी छोटी-छोटी कंपनियाँ जो हैं, अच्छा, वो बड़े अच्छे प्रिसिजन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करके देती हैं। बढ़िया, सो दे आर आप पुणे जाइए, अहमदनगर जाइए, छोटी कंपनियाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बराबर, उनके बड़े ग्लोबल जायंट्स उनके क्लाइंट हैं, बराबर, यस, उनके लिए काम कर रहे हैं। बढ़िया, तो ये सब में हमारे लिए बहुत अच्छा राइट टू विन है। अगर एग्ज़ीक्यूशन अच्छे से हुआ, तो हम्म, इसमें बड़ी अपॉर्च्युनिटी बन सकती है। बढ़िया। एक फाइनल क्वेश्चन अनुपम जी, जी, अ, हम लोग एज अ फैमिली, हम लोग रिटेल इन्वेस्टर्स को हैंडल करते हैं, और मैंने लास्ट 25 साल से मैंने एक देखा है कि फैमिलीज को खुद का पैसा मैनेज करना, इट इटसेल्फ इज अ बिग टास्क टास्क, हाँ। और हमारे पास कोई ऐसा ज़्यादा पैसा नहीं होता है। आप जब मैनेज करते हो, आप जो 500,000 करोड़, 2,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ मैनेज करते हो, तो आपको शांति से नींद कैसे आती है? और उसके लिए क्या ऐसा एक इंडिविजुअल फैमिली के लिए, क्या ऐसा कोई जड़ी बूटी है जो अगर इन्वेस्टर्स को मिल जाए, तो जिससे वो भी शांति से इन्वेस्ट करके अपनी लाइफ? हाँ, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग की तो देखिए ट्रेनिंग होती है, राइट? वी बिकम एनालिस्ट एंड देन फंड मैनेजर एटसेट्रा, हमको ट्रेन किया जाता है। बट क्रक्स क्या है? मतलब कोई भी चीज़ें आप जब करते हो या कोई भी ऐसा जिसको हम कहते हैं ना डिसाइडिंग इन अनसर्टेनिटी, वही सबसे बड़ा चैलेंज वही है, यही है। अनसर्टेनिटी में पैसा बनाना है। करेक्ट। तो देखिए कुछ चीज़ें ना क्वेश्चन मार्क बड़े वाजिब हैं, बड़े फेयर हैं जो लोगों के होते हैं। जैसे क्या हमारे यहाँ इक्विटी मार्केट की हिस्ट्री क्या 25 साल पुरानी हम्म, था इक्विटी मार्केट, बट लोगों को एक्सपोज़र नहीं था, राइट? हमने जनरेशन से देखा है कि भई लोग केवल सोना खरीदते थे या हम्म, रियल एस्टेट करते थे। बराबर, तो वो जेनेटिक मेमोरी है हाँ, और वो जनरेशन के साथ शिफ्ट होती है। बराबर, इसका आप कुछ नहीं कर कुछ सकते। नहीं कर सकते, बैंकिंग भी हम लोगों के यहाँ रिटेल के लिए 70s में आई। बराबर। उससे पहले तो उससे बैंक पहले में तो कोई खास नहीं थी। बहुत ही एचएनआईज़ वगैरह के लिए होते थे बैंक्स। तो लोगों ने उसके बाद बैंकिंग सीखा तो लोगों को एफडी समझ में आया, फिर हम्म, लोगों को इंश्योरेंस समझ में आया, पोस्ट ऑफिस समझ में आया। तो ये बड़ा जायज़ है, वाजिब है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे-धीरे होता है। अब जो नई जनरेशन है, म्यूचुअल फंड सही है देख के पैदा हुई है, तो उसके लिए बड़ा कम्फर्ट है। हाँ, वो 22-23 साल की उम्र में कर पाते हैं। तो बट ब्रॉडली ये है कि आपको एक फ्रेमवर्क बनाना होता है। तो हम लोग सीखते कैसे हैं? एज़ अ फंड मैनेजर हम हम्म, लोग कैसे सीखते हैं? 3 लेयर की आपकी लर्निंग है। सबसे पहले डेटा है। हम्म, डेटा को ऑब्जेक्टिवली देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी जब फैमिली से बात करिए, उनको बोलिए कि यार जो भी डेटा है, आप अच्छे से देखो और मैंने उसको अपनी समझो। फैमिली का खुद का डेटा भी जरूरी है उतना हाँ, ही। करेक्ट। और जो हम रिटर्न का डेटा है या मार्केट का डेटा है, उसको अच्छे से ऑब्जेक्टिवली देखो आप। उसको बराबर, इमोशनली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म देखो। देन कम्स फ्रेमवर्क बराबर, कि यू हैव टू बिल्ड सर्टेन फ्रेमवर्क जिस पे आपको भरोसा हो, बराबर, राइट? जैसे आपने बोला कि हमको नींद क्यों आती है अच्छे से? हम्म, तो नींद इसलिए आती है क्योंकि हम लोग उस फ्रेमवर्क पे काम करते हैं और हमको बराबर, पता है कि मोटा-मोटा ये फ्रेमवर्क सही होगा। सही होगा, उसमें गलतियाँ होती हैं और हम वो गलतियाँ सही करते हैं। तो हमको बराबर, ये भी पता होता है कि गलती ऐसे आइडेंटिफ़ाई करनी है और ऐसे उसको ठीक करना है। बराबर, देन कम्स इमेजिनेशन क्योंकि यस, सम बिट ऑफ इमेजिनेशन इज़ रिक्वायर्ड, राइट? यू यस, आर प्लेइंग विथ फ्यूचर। तो इमेजिनेशन हर बार हर जगह नहीं हो सकता, दैट आई एग्री, इट्स डिफिकल्ट थिंग टू बिल्ड। बट अगर आपने डिसिप्लिन के साथ एक अच्छा फ्रेमवर्क बना लिया है, हम्म, आप उसको फॉलो करो। बराबर, उसके साथ बहुत ज़्यादा टिंकरिंग मत करो। बराबर, फिर हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हमने एक इमेजिनेशन बिल्ड किया और उसपे हम एक पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, हम्म, हर दिन हम ये देखते हैं कि ये रियल वर्ल्ड से कितना डेविएट कर रहा है। बराबर है, तो हम जिसको कहते हैं ना अल्फा, तो व्हाट इज़ दैट इल्यूजरी अल्फा? बराबर है, कि वर्ल्ड इज़ हियर, पोर्टफोलियो इज़ हियर, दैट इज़ योर अल्फा, राइट? बराबर, कि हमको थोड़ा वर्ल्ड से आगे चलते रहना, मार्केट यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो। तो जब वो डेविएशन हो, तो आप उसमें थोड़ा-सा करेक्शन कर लो कि वो बराबर, रियल लाइफ के पास में आ जाए, बराबर, राइट? दैट्स इट। बस, उससे ज़्यादा कुछ बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डिसिप्लिन्ड रहिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। ये मत सोचिए कि अगले साल 6 महीने में क्या होगा किसी को नहीं पता। बट ये सोचिए कि यार 10 साल में कुछ ठीक-ठाक हो सकता है कि नहीं? यस, यस, एंड डोंट बी ग्रीडी, हाँ, यू दैट्स नो वेयर दैट्स इज वेरी बिग डिफरेंस, इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप ऐसे एसेट क्लास को रश मत करिए कि पिछले 1 साल का रिटर्न बहुत अच्छा है। हम्म, जैसे हम लोगों ने बीच में देखा था कि जब स्मॉल कैप फंड का बहुत अच्छा रिटर्न था, हम्म, तो पीपल वेयर इन मैड रश टू मैड इन्वेस्ट रेस्ट इन टू स्मॉल बाय, कैप। आई थिंक दैट इज़ नॉट करेक्ट। आप डिसिप्लिन के साथ करिए, एसेट एलोकेशन के हिसाब से चलना चाहिए। अपने हिसाब से करिए, टाइम होराइज़न के हिसाब से करिए। किसी को नहीं पता कि अगले 5 सालों में कौन-सी एसेट क्लास बेस्ट रिटर्न देगी। बराबर है, नो वन नोज़, राइट?
और past is generally not repeated always. हाँ, So that's also one more thing that we have to हाँ, remember. yes. So this is what one should follow. Be disciplined, no greed, no fear. Follow a framework बढ़िया. and it will all work out. Friends, hope you found some value today in our conversation with Anupam ji. We look forward to bringing more such industry veterans with you for discussions. Thank you. Look forward to seeing you soon again.